हेलो फ्रेंड्स, आपको मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिए थे 8 क्वेश्चंस। ये 8 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह आपने आई होप किया होगा। तो इन क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। मतलब इनके एक्सप्लेनेशन में ही कई सारे क्वेश्चंस आपको छुपे हुए मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था कि ईरान से कुछ भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया है और उनको इंडिया लेकर के आया गया। तो वो कौन सा ऑपरेशन था? तो यहाँ पे है दैट इज़ ऑपरेशन सिंधु। दैट इज़ कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सिंधु। एक्चुअली ईरान में आपको जस्ट आपके बॉर्डर में आपको एक देश मिलेगा, दैट इज़ अर्मीनिया। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि जो ईरान में फंसे हुए 101 छात्र हैं उनको इंडिया लेकर के आया जाए। तो ईरान ने, क्योंकि ईरान और इंडिया का जो रिलेशन है बहुत अच्छा है, तो ईरान ने बोला कि आप अर्मीनिया के रास्ते होते हुए आप इवैक्यूएट कर दो। क्योंकि आपको पता है कि ईरान में जो है बमबारी हुई इजराइल के द्वारा, और इजराइल ने ऑपरेशन, आपको पता है, आप कमेंट में बताओ कि कौन सा ऑपरेशन के तहत इजराइल ने अटैक किया ईरान में। तो मैं एक ऑपरेशन बता देता हूँ, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और इस ट्रू प्रॉमिस में आपको पता है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। ठीक है। तो आप बताओ कि इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया तो वो कौन सा ऑपरेशन था? चलिए मैं ही बता देता हूँ मैं आपको। वो था आपका ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ठीक है। और एक है आपका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, तो इसमें आप एक तरफ कौन है? एक तरफ है आपका इजराइल और एक तरफ है ईरान। क्योंकि ईरान जो है, इन्हें संदेह था कि इजराइल को, कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और किसी दिन न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि एक ट्रीटी साइन करनी होती है। अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन को बढ़ाना चाहता है तो एनपीटी साइन नहीं करेगा, लेकिन अगर एनपीटी साइन तभी करेगा जब वो कंट्री न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करना चाहेगा। तो इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया यही सोच करके कि ये न्यूक्लियर वेपन बढ़ा रहा है, क्योंकि एनपीटी का मेंबर नहीं है ईरान। तो इजराइल ने क्या किया? ईरान पर अटैक किया। और कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। वेयर एज इसमें एवज में ईरान ने फिर इजराइल में अटैक कर दिया। ये आपका ईरान हो गया और इजराइल में अटैक कर दिया, दैट इज़ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो दोनों आपको ऑपरेशंस में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और कोई ऑपरेशन थे, 3 ऑपरेशन मैंने और दिए थे, दैट इज़ ऑपरेशन केलर। एक्चुअली ऑपरेशन केलर और ऑपरेशन टिक्का, ये दोनों जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर में ये ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया था। ऑपरेशन केलर जो है जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन केलर को कंडक्ट कराया गया था। इसके तहत क्या हुआ था कि जो पहलगाम अटैक में जो आतंकवादी थे उसको ऑपरेशन केलर के तहत मारा गया था। यहाँ पे एक जगह का नाम है सोपियाँ जगह का नाम है जो जम्मू कश्मीर में है। तो वहाँ पे जो आतंकी डेरा था वहाँ पे अटैक किया गया और वहाँ पे जो मेन कल्प्रिट था, जो टेररिस्ट था, उसको मारा गया ऑपरेशन केलर के द्वारा। एक ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन टिक्का, जो कि बारामूला एरिया में इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन केलर कहाँ पे कंडक्ट कराया गया? जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन टिक्का भी कहाँ पे कराया गया? ये भी जम्मू कश्मीर में। और एक में ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो है वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, जो नक्सली एरिया प्रभावित क्षेत्र, क्योंकि नक्सली प्रभावित क्षेत्र है ये, नक्सलिट प्रभावित क्षेत्र। तो नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑपरेशन संकल्प चलाया था। और ये कौन सा हिल था? दैट इज़ कौन जगह पे था? करेगट्टा हिल्स, याद रखिएगा। करेगट्टा हिल्स था ऑपरेशन संकल्प जहाँ चलाया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी सेम चीज़ है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चलाया गया था, ये भी आपको छत्तीसगढ़ वाले एरिया में चलाया गया था। और यहाँ पर आपको नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए चलाया गया था। ठीक है। नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चलाया गया, ऑपरेशन संकल्प भी चलाया गया। ठीक है, इतना तक आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 71। इसको आपको याद करके रखना है। टॉप परफॉर्मर कौन है? स्वीडन। अच्छा, स्वीडन से आप याद रखिएगा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि स्वीडन का एक खिलाड़ी था, उसका नाम था अरमान डुप्लांटिस। अरमान डुप्लांटिस जो था वो स्वीडन का खिलाड़ी है। और वो कौन से खेल से रिलेटेड है? पोल वॉल्ट से रिलेटेड है, पोल वॉल्ट। ठीक है। और ये कहाँ का है? ये स्वीडन का है। तो आप धीरे धीरे रिकॉल भी करते रहिए। और टॉप परफॉर्मर कौन है? स्वीडन, जैसे मैंने बताया। टारगेट आपका क्या है? देखिए, हमें क्या करना है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है ना। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या है कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट तक अपने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है। और 2030 तक हमें लगभग 50% जो आपकी नॉन फॉसिल एनर्जी होती है, मतलब जिससे आपके इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, सूर्य एनर्जी, उसके बाद आपका हाइड्रो एनर्जी हो गया, पवन हो गया, विंड एनर्जी से बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके नॉन फॉसिल सोर्सेस हैं। इनसे हमें क्या, ये सारे के सारे क्लीन एनर्जीज़ हैं। क्या आपको क्या बोलते हैं? इसको क्लीन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो इन सारे सबको जो है क्या करना है, 2030 तक हमें इनका यूज़ करना है और इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईआईटी दिल्ली क्यूएस रैंकिंग 2026 में टॉप नहीं किया, बट वो टॉप 20 के अंडर जो है आईआईटी दिल्ली को लाया गया। क्यूएस रैंकिंग अगर आप देखोगे आपको आईआईटी दिल्ली का रैंक मिलेगा उसमें। तो क्यूएस रैंकिंग 2026 का है, जिसमें आईआईटी दिल्ली इंडिया का इसमें उस रैंकिंग के अंडर है।
1 मिनट सर। चलिए अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है बताया कि अद्वैत कोटारा को मिला है साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड, और इसकी किताब है सिद्धार्थ नाम से, है ना, सिद्धार्थ नाम से किताब है अद्वैत कोटारा को। ये इसको कौन सी लैंग्वेज में मिला है? इसको इंग्लिश लैंग्वेज में मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड किसको मिला है, तो अद्वैत कोटारा को मिला है। बुक है उसकी सिद्धार्थ, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में किसको मिला है, पार्वती तिर्की को मिला है उसकी किताब फिर उगना में। और अगर आपसे मैथिली पूछा जाए, क्योंकि मैथिली क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि बनारस का आ हम जो है ये किताब है जो कि नेहा झा मानी ने लिखा है। और ये 3 आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। इंग्लिश में किसने लिखा है? अद्वैत कोटारा ने, जिसकी किताब कौन सी है? सिद्धार्थ। ये 2025 का अवार्ड है ये। और हिंदी में पार्वती तिर्की फिर उगना किताब लिखी गई है, और बनारस आ हम जो मैथिली भाषा में है नेहा झा मनी ने लिखी है। ध्यान रखने वाली बात यह है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 23 लैंग्वेजेस में इस बार किया गया है। इसमें डोगरी लैंग्वेज में कोई अवार्ड नहीं मिला, याद रखिएगा। इस साल डोगरी लैंग्वेज को अवार्ड नहीं मिला है। अमूमन तौर पर 24 लैंग्वेजेस होते हैं, बट इस साल डोगरी लैंग्वेज को अवार्ड नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ 23 लैंग्वेजेस के बुक्स को और विनर्स को अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पम्बन ब्रिज कहाँ पर है। मैंने बताया था कि जो पम्बन ब्रिज है वो कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में है। देखिए पम्बन ब्रिज की बात मैं बता देता हूँ कि ये है इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है ये। देखो है क्या, ये एक तरह का आइलैंड है और ये भी आइलैंड है। इसके बीच में जो है ना ये रेल है। एक्चुअली पम्बन ब्रिज है रेल ब्रिज। कौन सी ब्रिज है ये? रेल ब्रिज है। तो ये है क्या कि जैसे नीचे जो है ये नदी है, ये नदी है, और ये ब्रिज इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो जैसे मान लीजिए कि नीचे से जहाज़ को, जो पानी जहाज़ है उसको लेकर के आना है नीचे, लॉजिस्टिक्स वगैरह आपको पता ही है कि उनको जो है जो ऑफशोर एरिया है वहाँ पे उसको ये करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या होता है कि ये जो ब्रिज है ना ये अपने आप वर्टिकली खुल जाता है, ठीक है। ये जो बीच है ये कट करके ये ऊपर हो जाता है, ये भी ऊपर हो जाता है, और ये बीच में रास्ता साफ हो जाता है। इससे क्या होती है, शिप भी बाहर निकल जाती है, अपने एरिया में पहुँच जाती है। फिर अगर काम हुआ तो फिर ये अपने आप से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पम्बन ब्रिज। इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो है ये कौन सी है, आपकी पम्बन ब्रिज है, ठीक है। और ये कनेक्ट किसको करती है? रामेश्वर आइलैंड और मंडपम को कनेक्ट करती है, याद रखिएगा। इसको रेल विद्युत निगम लिमिटेड जो नवरत्न कंपनी है उसने कंस्ट्रक्ट किया है। आगे चलते हैं। निट्रोकैप्ट जो है स्टार्टअप है जो कि ग्रीन फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं ये स्टार्ट किया है, और ये स्पेशली जो है ऐसा स्टार्टअप है जिसको फूड प्राइज़ अवार्ड मिला है, ठीक है। इतना से भी इसको आपको याद करना है। ये अच्छा, ये कौन सी कंट्री का है ये स्टार्टअप? ये स्वीडन का है। आजकल स्वीडन से बहुत न्यूज़ आ रहा है, ये स्वीडन का स्टार्टअप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पोसन पोया फेस्टिवल कहाँ का है? श्रीलंका का है। अच्छा, पोसन पोया फेस्टिवल क्यों किया जाता है, क्यों मनाया जाता है श्रीलंका में? क्योंकि आपको पता है कि अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को जो है कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, बुद्धिज़्म प्रमोट करने के लिए। तो इसमें खुशी में पोसन पोया फेस्टिवल मनाया जाता है श्रीलंका में, ठीक है। इतना तक याद रखिएगा आप। पोसन पोया फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में। और राजस्थान में आपको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आपका वंदे क्लीन कैंपेन, वंदे आपका, एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं अपने दिमाग से लिख रहा हूँ, क्लीन कैंपेन है। तो इसके तहत क्या है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के में जो किस तरह से हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है उसको कैसे खत्म करना है, तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? राजस्थान में, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।